हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हम लोग कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी जीडीसी यूपीएससी, मतलब या फिर बिहार का बीपीएससी या स्टेट जो भी आने वाला है तो आप कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जीएस बेनिफिशियल है। तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं पार्ट, ये 5 है। 5 मतलब कल हो चुका था और उसमें से कुछ चीज़ें बची हुई थी, जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति हम लोगों ने कर लिया था और ये नीति निर्देशक तत्व भी कर लिए थे। उसके बाद जो है मौलिक कर्तव्य भी कल के वीडियो में हुआ था और संघीय कार्यपालिका, जिसमें से कि राष्ट्रपति का सेक्शन हो चुका था। अब जो है हम लोग उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल का आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा है? अगर अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाके क्लास ले लीजिएगा। और चलिए कर लेते हैं फिर आज का क्लास पूरा। तो यहाँ से आपको करना है उपराष्ट्रपति से। कल राष्ट्रपति का पूरा फाइनल हो गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आप लोगों ने कहीं नहीं शेयर किया है तो कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब भी, क्योंकि हर चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति संघीय जो कार्यपालिका है उसमें राष्ट्रपति भी आते हैं, उपराष्ट्रपति भी। तो राष्ट्रपति पढ़ा था, उपराष्ट्रपति देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। पहला सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है और भारत का जो पहला नागरिक होता है वो कौन होता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है। और दूसरा सर्वोच्च पद उपराष्ट्रपति का होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के तर्ज पर है। ओके। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 के अनुसार के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति ही होता है। कौन होता है? ये क्वेश्चन पूछता है, इसको इम्पोर्टेंट लगाइएगा कि अनुच्छेद 64 में तो अनुच्छेद 64 में क्या है कि बताता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये क्वेश्चन आता है कि कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। और जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है, उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा तथा अनुच्छेद 97 के अधीन सभापति को संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। मतलब समझ में आ रहा है कि जिस अवधि के दौरान जो उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का, जैसे अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्य करता है, तो उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। तब उस समय क्या होगा? जब वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा तब क्या होगा? तो वो उस समय जो है राज्यसभा के जो सभापति का पद है उपराष्ट्रपति का, उसका पालन वो नहीं करेगा, उसके कर्तव्यों का पालन वो सिर्फ राष्ट्रपति का करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इम्पॉर्टेंट कि अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। योग्यताएं: उपराष्ट्रपति पद के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष की आयु का होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति का भी होना चाहिए और इसका भी, उपराष्ट्रपति का। वह राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। उपराष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए। और राष्ट्रपति में हम लोगों ने कितना पढ़ा था? तो 50 क्या पढ़े थे? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, ठीक। नोट भी देख लीजिए, नोट में क्या है। तो इस प्रयोजन के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ
का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य मंत्री का है। पदावधि किसमें है? तो अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति की पदावधि सामान्यतः 5 वर्ष होती है। अगर पदावधि पूछा जाए कि उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है तो 67 में है और 5 साल का होता है। इससे पूर्व भी वह किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा की सहमति आवश्यक है। इसके लिए 14 दिन पूर्व में लिखित सूचना देना अनिवार्य है। यही राष्ट्रपति में भी था कि चलिए शपथ अनुच्छेद 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। अब आप लोग बताइए कि राष्ट्रपति का जो शपथ है किस अनुच्छेद में है। वेतन क्या है? तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति का वेतन तथा भत्ता प्रदान किया जाता है। राज्यसभा के सभापति का वेतन वर्तमान में 4 लाख रुपए प्रति माह है। तो देखिए उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद का वेतन नहीं मिलता है बल्कि राज्यसभा के जो सभापति हैं उसका वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को। नोट: जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति को दिए जाने वाले वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होता है। उस दौरान उस राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होता है। मतलब जब मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है या तो कुछ भी ऐसा इशू हुआ है, उस उपराष्ट्रपति अगर उस कार्यभार संभाल रहा है राष्ट्रपति का, तो उस समय जो वेतन दिया जाएगा वो राष्ट्रपति वाला दिया जाएगा, न कि सभापति वाला दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा। शक्तियाँ एवं कार्य: उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अनुच्छेद 64 एवं 89 क्या बोल रहा है? शक्तियाँ एवं कार्य। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये किस में है? तो अनुच्छेद 64 और 89 में है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो सभापति होता है राज्यसभा का, लेकिन वो सदस्य नहीं होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। सभापति के रूप में उसे किसी विषय पर प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होता है, परंतु बराबर मतों की स्थिति में वह निर्णायक मत देता है। जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अब उपराष्ट्रपति के जो कार्यकाल हैं उसको देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट ऐसे ले लीजिएगा आप लोग और ऐसे सीरियल वाइज याद कर लीजिएगा क्योंकि पूछता है। देखिए पहला डॉक्टर एस राधाकृष्णन का कार्यकाल 1952 से लेकर 1962 था और क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 1952 से 57 एवं द्वितीय कार्यकाल 57 से 62 था। दूसरा जाकिर हुसैन 62 से 67, वीपी गिरी 67 से 69 तक, गोपाल स्वरूप पाठक 69 से 74 तक, बीडी जत्ती 1974 से 1982 तक, न्यायमूर्ति 1979 से 84 तक। ऐसे ही सबका कार्यकाल, मतलब कि कौन पहले आया कौन बाद में आया उसको ध्यान रखना है। बीडी जत्ती, फिर न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, आर के वेंकटरमण, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायण, 10वां कृष्णकांत, फिर 11 भैरव सिंह शेखावत, 12 हामिद अंसारी। क्रमानुसार प्रथम कार्यकाल 2007 से 12 एवं द्वितीय कार्यकाल 2012 से 17 किसका है? हामिद अंसारी का। ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे हैं। 13 वेंकैया नायडू 11 अगस्त 2017 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक। जगदीप धनखड़ 11 अगस्त 2022 से 21 जुलाई 2025 तक। और सीपी राधाकृष्णन 12 सितंबर से लेकर 12 सितंबर 2025 से लेकर अब तक हैं सीपी कृष्णन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। उपराष्ट्रपति जो है इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति जैसे राष्ट्रपति त्यागपत्र देते हैं या तो फिर कोई ऐसा कारण होता है
तो राष्ट्रपति का जो पद है वो 6 महीने तक बस रिक्त हो सकता है, 6 महीने के अंदर उसको भरना जरूरी होता है। जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो है ये उपराष्ट्रपति कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में इनके चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब आ गया केंद्रीय मंत्रिपरिषद, इसके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कौन कौन होते हैं, तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री शामिल होते हैं। भारतीय संविधान के तहत लोकतंत्र की संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इस व्यवस्था के अनुसार राष्ट्रपति नाममात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। ये हम लोग ऊपर ही पढ़ लिए थे जब राष्ट्रपति पढ़ रहे थे। अनुच्छेद 74(1) में के अनुसार राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में इनकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल है, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद में से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकता है और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 शामिल है। अब आप बताइएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम में क्या हुआ था। ऊपर हम लोग पढ़े हैं बहुत बार। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। सामान्यतया राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपर्युक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है। क्या कह रहा है, यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया तो संपूर्ण मंत्रिमंडल जितना है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। अब ये देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल हैं, ये सब भी क्वेश्चन आते हैं। कार्यकाल से संबंधित सीक्वेंस लगाने को या पूछ सकता है कि इनके बाद कौन आया, तो ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति का भी, उपराष्ट्रपति का भी और ये प्रधानमंत्री का भी। तो सबसे पहले देखिए, जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे 15 अगस्त 1947 से लेके 27 मई 1964 तक। फिर दूसरी बार गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक कार्यवाहक मंत्री थे। फिर लाल बहादुर शास्त्री आए 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक। फिर गुलजारी लाल नंदा फिर आए, कार्यवाहक मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे ये 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966। फिर इंदिरा गांधी आई 66 से लेके 77 तक, मतलब 2 बार ये नियुक्त हुई 10 साल के लिए। मोरारजी देसाई 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1979 तक। फिर चरण सिंह आए
28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक। फिर इंदिरा गांधी फिर से आई 1980 से 1984 तक। फिर राजीव गांधी आ गए 1984 से 89 तक। फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच डी देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में है। ये भी 2014 से ही है अभी तक। नेक्स्ट, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। क्या बोल रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल शब्द का सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है, वो भी आर्टिकल 352 में हुआ है के खंड 3 में। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का संसद के किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों का मतलब संसद के किसी भी सदन का होना अनिवार्य है। सदन मतलब समझना है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा। ओके। नेक्स्ट है मंत्री अनुच्छेद 75(5) के अनुसार यदि मंत्री बनते समय वह संसद सदस्य नहीं है तो फिर 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, अन्यथा पद छोड़ना पड़ेगा। मंत्री 3 वर्तमान में प्रचलित श्रेणियां प्रकार हैं। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और राज्य मंत्री। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिमंडल का तथा सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्रिपरिषद का गठन होता है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता होता है वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है। अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री सरकार के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद आदि का अध्यक्ष होता है। इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री मंत्रियों को बर्खास्त करने तथा स्वयं त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को भंग करने का परामर्श राष्ट्रपति को दे सकता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं हम लोग। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर्वाधिक समय 16 वर्ष 286 दिन तक के प्रधानमंत्री रहे। मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने और वह प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री भी थे। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लोकसभा का सामना नहीं किया था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहे थे। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी। 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी। ध्यान रखिएगा, किसका किसका? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। नेहरू, शास्त्री, गांधी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में तथा राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। पीवी नरसिम्हा राव ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पद ग्रहण करते समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो कहने का मतलब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे सदस्यता लेनी पड़ती है 6 महीने में। अटल बिहारी वाजपेयी एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। अब तक 6 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री भी थे। ये क्वेश्चन आता है, अभी भी कोई क्वेश्चन था जिसमें आया था कि पहले मुख्यमंत्री नहीं, अच्छा मैं कोई टेस्ट दे रही थी उसमें था कि मुख्यमंत्री बनने से पहले
प्रधानमंत्री बनने से पहले वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो देखिए कौन कौन से थे, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, पीवी सिंह और पीवी नरसिम्हा राव, एच डी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। जगजीवन राम ने मंत्री के रूप में सबसे अधिक समय तक कार्य किया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं संसद। संसद भारतीय संघ का विधायी अंग है। संसद भारतीय संघ मतलब यूनियन का विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। संसद किस में है, तो भाग 5 में है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। ये हमने ऊपर ही आपको बता दिया था। संसद में 2 सदन होते हैं, ये भी बताया था, उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा। इसलिए बोलते हैं ना, रिलेट करके पढ़ते रहना चाहिए कोई भी चीज़ है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। मतलब ये ऊपर हम लोगों ने राष्ट्रपति में ही पढ़ा था कि कोई भी विधेयक है तो राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति का वो विधेयक पारित नहीं होगा। और जब एक बार कोई विधेयक लोकसभा के द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया तो वो क्या कर सकता है, उसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है ना। लेकिन फिर जब राष्ट्रपति के पास दोबारा जाता है तो उसको जो है उसमें मंजूरी देना, स्वीकृति देना आवश्यक होता है। नेक्स्ट, संसदीय प्रक्रिया के दौरान यदि किसी संसद सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है तो व्यवस्था का प्रश्न उठा सकती है। राज्यसभा पढ़ लेंगे। देखिए 79 में संसद है और 80 में लोकसभा है और 81 में राज्यसभा है। अरे सॉरी, राज्यसभा है 80 में और 81 में लोकसभा है। तो आप लोग ऐसे सरला नाम से याद कर सकते हैं कि संसद 79, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा है। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80(1) में के तहत। देखिए इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। तो आप बताइएगा कि कुल टोटल राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। अब ये देखिए इम्पोर्टेंट आ गया कि ये पूछता है कि कौन से राज्य, ये स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और याद भी करते रहिएगा कि किस राज्य में कितना जो है राज्यसभा सीट है, सदस्यों का सीट है। तो देखिए आंध्र प्रदेश में सदस्य संख्या 11 है, असम में 7 है, छत्तीसगढ़ में 5 है, गुजरात में 11 है, हिमाचल प्रदेश में 3, झारखंड में 6, केरल में 9, महाराष्ट्र में 19 है, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में 7, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 1, तेलंगाना में 1। और अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में 16, गोवा में 1, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1 सीट है राज्यसभा का, दिल्ली में 3, पुडुचेरी में 1, राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31, पश्चिम बंगाल में 16।
अब देखिए इसमें जैसे सीक्वेंस, मतलब इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है कि राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, या फिर पूछ लिया कि मतलब इस राज्य में, या पूछ लिया कि आप सीक्वेंस लगाइए कि ये सबसे ज़्यादा से लेके सबसे कम तक, या अवरोही पूछ लिया, आरोही पूछ लिया, ऐसे। तो देखिए आप लोग देख ही रहे हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा सीट किस में है, तो अपने उत्तर प्रदेश में है 31 सीट पहले, तो पहले यूपी लिख दीजिए, पहले यूपी है। फिर देखिए फिर किसका है, तो 19 जो है महाराष्ट्र का है, तो MH महाराष्ट्र लिख दीजिए। पहले यूपी का है फिर महाराष्ट्र है 19। अब देखिए किसका है, अब 18 देखिए, सॉरी चला गया ना, पहले यूपी 19, फिर MH महाराष्ट्र 18, फिर तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल में भी देखिए 16 है सीटें, और उसके बाद 16 सीट बिहार में भी है। तो बिहार हो गया, बिहार और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल हो गया 16 सीटें, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका ये कर्नाटका। ओके, अब ऐसे ही पूरा सीक्वेंस आप लोग लगा लीजिएगा कि कौन सा आता है कौन सा नहीं, ठीक है। पहले यूपी, मेन आपको 4 याद करना है, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। ओके, अब चलिए देख लेते हैं। भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3, दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि राज्यसभा में शामिल होते हैं। भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान उल्लिखित है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आय कितनी होगी, तो 30 होती है राज्यसभा सदस्य के लिए, और यही जब लोकसभा का सदस्य आएगा तो वो 25 वर्ष हो जाएगा। और हम लोगों ने क्या देखा कि राष्ट्रपति की उम्र कितनी होनी चाहिए निर्वाचन के लिए, मतलब कि राष्ट्रपति के लिए, तो 35 होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति का भी 35 होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब। राज्यसभा का स्थायी सदन है, राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा क्या है, अस्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, राज्यसभा का नहीं, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है। अगर कहीं पूछा गया कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसका कार्यकाल नहीं होता है, जबकि जब पूछेगा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो हम बताएंगे 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके लगभग 1/3 सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं। अनुच्छेद 83(1) के तहत, अनुच्छेद मतलब 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये हम लोग ऊपर भी पढ़ लिए हैं। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। अभी हम लोग आगे भी देखे थे कि राज्यसभा का अगर जो सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, और अगर राष्ट्रपति का पद धारण कर रहा है कार्यवाहक के रूप में, तो जो उपराष्ट्रपति ही तो राज्यसभा का सभापति होता है, तो उस समय राज्यसभा का जो कार्य है या तो वेतन है वो नहीं लेगा, ठीक। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है, ये तो हम लोग यही बताए हैं ना अभी। इस अवधि में वह राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन एवं भत्ता प्राप्त करता है, ठीक है, यही तो बताए हैं। जस्ट राष्ट्रपति में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है, ठीक है। अब ये देखिए पूरा जो है संसद का जो कार्यकाल है वो बताता है कि देखिए क्या है, लोकसभा में जो प्रश्नकाल होता है वो 11 जो है बजे से होता है, फिर शून्यकाल, प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आता है, तो 12 PM से शुरू होता है 2 PM तक, और लंच होता है 2 PM तक रहता है, फिर लोकसभा टिल 6 PM, मतलब 2 बजे से लेके 6 बजे तक रहता है, ठीक है।
इसी बीच। और राज्यसभा का पहले शून्यकाल फिर प्रश्नकाल। देखिए लोकसभा में पहले प्रश्नकाल होगा फिर शून्यकाल होगा, जबकि राज्यसभा में पहले शून्यकाल होगा फिर प्रश्नकाल होगा, फिर लंच होगा एक समय में ही, फिर 3 PM और से 5 PM तक राज्यसभा का कार्य चालू रहता है, सरकारी कार्य। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन हैं। ठीक है। वर्तमान में राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। यदि वह राज्यसभा का सभा सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त कर दिया जाएगा। ख उप सभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है। राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो पीठासीन नहीं होगा। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। नेक्स्ट है राज्यसभा की विशेष शक्तियां। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय हित का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। अनुच्छेद 49। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र किसको है? राज्यसभा को है। इम्पोर्टेंट। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। मतलब कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिनों के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता तो उसे पारित समझा जाता है। मतलब आप रिप्लाई दीजिए राज्यसभा वाले या न दीजिए, 14 दिन तक रहेगा, उसके बाद जो धन विधेयक आया है वो पारित समझा जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती जिससे लोकसभा सहमत न हो। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। पूछा जाता है कि अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। और कितनी बार बुलाते हैं? तो 2 बार। ठीक है। इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। लोकसभा, अब लोकसभा हम लोग पढ़ेंगे 81। ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? थोड़ा पहली बार जो पढ़ रहा है उसको थोड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप जब दोबारा इसको पढ़ेंगे बहुत अच्छा लगेगा, याद भी होगा। लोकसभा की संरचना का उल्लेख आर्टिकल 81 में किया गया है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। बताया मैंने कि जो है राज्यसभा है वो उच्च सदन है, जबकि लोकसभा जो है वो निम्न सदन है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 निर्धारित की गई है। नोट: ध्यातव्य है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। मतलब समझ में आया कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो आंग्ल समुदाय, भारतीय समुदाय थे, उनका जो नामांकन था, प्रतिनिधित्व था, उसको 25 जनवरी 2020 से खत्म कर दिया गया है। जबकि जो आरक्षण है ना,
तो वो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत 25 जनवरी 2030 तक इसको बढ़ा दिया गया है 10 वर्षों के लिए। चलिए, आर्टिकल 81 में क्या है? 81(1) के अनुसार लोकसभा क राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्यों और ख संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करें चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। नोट: लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है, जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना 27वें संविधान संशोधन 2003 के आधार पर है। 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने तक अर्थात 2031 तक लोकसभा विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। मतलब अब 2031 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों बना रहेगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार होता है। अब देखिए, लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसको होता है? तो राष्ट्रपति को होता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। आर्टिकल 330 के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 84 है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या 47 है। अब ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सब फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा, तो आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो अपने यूपी में देख लेते हैं कितनी है, आप सबका देख लीजिए, एक तरीके से आएगा, सबका पूछेगा। चलिए तो देख ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में 25 सीट है लोकसभा का, असम में 14 है, छत्तीसगढ़ में 11 है, गोवा में 2 है, हरियाणा में 10 है, जम्मू कश्मीर में 5 है, कर्नाटक में 28 है, महाराष्ट्र में 48 है, मध्य प्रदेश में 29 है, नागालैंड में 1 है, पंजाब में 13 है, अरुणाचल प्रदेश में 2 है, बिहार में 40 है और गुजरात में 26 है, हिमाचल प्रदेश में 4 है, झारखंड में 14 है, केरल में 20 है, मेघालय में 2 सदस्य संख्या है, मणिपुर में 2 है, मिजोरम में 1 है, उड़ीसा में 21 है, राजस्थान में 25 है, तेलंगाना में 17 है और त्रिपुरा में 2 है, उत्तराखंड में 5 है, अंडमान निकोबार में 1 है, दादरा नगर हवेली में 2 है, दमन एवं दीव में 2 है, उसके बाद पुडुचेरी में 1 है। ओके, वैसे ही देखिए इधर के भी बचे हुए हैं कि मध्य प्रदेश में 29 और महाराष्ट्र में 48, नागालैंड में 1, पंजाब में 13, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल में 42, दिल्ली 7, चंडीगढ़ 1, लक्षद्वीप 1, लद्दाख 1। अब ये भी होता है सीक्वेंस लगाने के लिए देता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें हैं लोकसभा की। उसके बाद देखिए महाराष्ट्र में 48, तमिलनाडु में, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में, फिर तमिलनाडु में, उसके बाद सब ऊपर हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, जैसे वो था ना राज्यसभा का सीट भी तो ऐसे ही था कि पहले उत्तर प्रदेश में था और फिर किस में था, वहाँ पे लेकिन तमिलनाडु था, नहीं सॉरी, पश्चिम बंगाल ही था, ध्यान रखिए। उसके बाद फिर महाराष्ट्र, एक बार देख लेते हैं, हम भी भूल गए। फिर उसके बाद आएगा आपका पश्चिम बंगाल,
फिर तमिलनाडु। ओके, रुकिए एक बार, आइए रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है। ये है ना राज्यसभा, तो सबसे पहले देखिए किसका है, यूपी का है। कहाँ गया यूपी भाई, 31 है ना, यूपी 31। फिर 31 सीटें हैं। फिर सबसे ज़्यादा किसके पास सीटें हैं, तो महाराष्ट्र के पास था शायद, 19 सीट। हाँ गुड, महाराष्ट्र में है। फिर तमिलनाडु में है 18, और फिर 18 के बाद जो है 16 सीटें दो जगह थी, बिहार और पश्चिम बंगाल में था ना, कहाँ गया पश्चिम बंगाल, ये है 16 पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या क्या है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल। ओके, अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे सबसे पहले उत्तर प्रदेश है, और फिर उत्तर प्रदेश के बाद फिर महाराष्ट्र है, वैसे ही सेम टू सेम। फिर आपका पश्चिम बंगाल है, और फिर जो है और भी जो हैं वो हैं। चलिए, फिर लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु का हो और भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया न हो तथा किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोग का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हो गए, और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर जो नेक्स्ट आगे टॉपिक है वो आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।